नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24/7 की बड़ी बात में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। तो भाजपा ने किसान मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित कर दी है। छत्तीसगढ़ से एक और मध्य प्रदेश से इस लिस्ट में 2 लोगों को जगह दी गई है और इसके साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कल ये लिस्ट जारी की है। छत्तीसगढ़ से संदीप शर्मा को कार्यकारिणी में शामिल किया गया है, तो मध्य प्रदेश में दयाराम धाकड़ और ममता मीणा को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो भाजपा ने कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित कर दी है किसान मोर्चा की, और छत्तीसगढ़ से 1 और मध्य प्रदेश से 2 लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। कल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने यह लिस्ट जारी की है। छत्तीसगढ़ से संदीप शर्मा को जगह दी गई है कार्यकारिणी में, तो वहीं मध्य प्रदेश से दयाराम धाकड़ और ममता मीणा को इस बड़ी लिस्ट में जगह मिली है। तो लंबे अरसे से इंतजार किया जा रहा था कि कब किसान मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित होगी, और कल शाम इसे घोषित किया गया है। JP नड्डा ने इसे घोषित किया है और इसमें छत्तीसगढ़ से 1 और मध्य प्रदेश से 2 लोगों को शामिल किया गया है। बड़ी खबर आपको ग्वालियर से बता दें। आज शिवपुरी और श्योपुर के दौरे पर रहने वाले हैं CM शिवराज सिंह चौहान, और विशेष विमान के जरिए वो ग्वालियर पहुंचेंगे, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, और इसके साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि बाढ़ पीड़ितों के खातों में राशि भी ट्रांसफर कर सकते हैं CM शिवराज सिंह चौहान। तो आज एक बार फिर से शिवपुरी और श्योपुर के दौरे पर रहने वाले हैं CM शिवराज सिंह चौहान। विशेष विमान के जरिए वो ग्वालियर पहुंचेंगे और उसके बाद श्योपुर और शिवपुरी के दौरे में रहेंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें, जानकारी ये भी मिल रही है कि बाढ़ पीड़ितों के खातों में राशि ट्रांसफर कर सकते हैं। राहत और बचाव कार्य अभी भी वहां पर चल रहा है। और इसके साथ ही बड़ी खबर आज की है कि आज ग्वालियर दौरे पर रहेंगे CM शिवराज सिंह चौहान, शिवपुरी और श्योपुर का दौरा करेंगे, और इसके साथ ही जो बाढ़ पीड़ित है उनके अकाउंट में आज राशि भी ट्रांसफर की जाती है। बड़ी खबर आपको ग्वालियर से बता दें, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की आज जन आशीर्वाद यात्रा इंदौर पहुंचेगी। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ग्वालियर से इस आशीर्वाद यात्रा में शामिल होंगे। तो पिछले कुछ दिनों से जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए बीजेपी के जो नए नवेले मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वो सभी जन आशीर्वाद यात्रा में हिस्सेदारी दे रहे हैं। और आपको बता दें, आज इंदौर पहुंचेगी जन आशीर्वाद यात्रा, और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ग्वालियर से इस आशीर्वाद यात्रा में शामिल होंगे। इस बीच बड़ी खबर रायपुर से आपको बता दें, बीजेपी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ रायपुर शहर जिला का 1 दिवसीय धरना देने वाली है। प्रमुख मांगों को लेकर ये 1 दिवसीय धरना दिया जाएगा। झुग्गी झोपड़ी में निवासरत गरीबों को भूमि स्वामित्व का पट्टा दिया जाए, ये इनकी प्रमुख मांग है। और इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा एक राष्ट्र एक राशन व्यवस्था तत्काल लागू किए जाने की भी मांग के साथ आज इनका धरना प्रदर्शन होने वाला है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत राशि को जल्द से जल्द हितग्राहियों को प्रदान किया जाए, ये भी इनकी तरफ से मांग रखी गई है। कुशल श्रमिकों को 6,000 और अकुशल श्रमिकों को 4,000 रुपए दिए जाए, ये भी इनकी तरफ से मांग रखी गई है। कोरोना काल का अनुदान की ये मांग कर रहे हैं, और इसके साथ ही प्रदेश में जो खराब कानून व्यवस्था है उसको भी तत्काल दुरुस्त करने की मांग की जा रही है। 11 अगस्त को राज्यसभा में हुई धक्का मुक्की की घटना पर अब रायपुर में राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी ने जहां कांग्रेस सांसद फूलोदेवी नेताम और छाया वर्मा पर छत्तीसगढ़ की छवि खराब करने का आरोप लगाया, वहीं कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर भ्रामक जानकारी देने का आरोप लगाया। दोनों पार्टियों इस घटना को लेकर एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन भी करती नजर आई। ये रिपोर्ट देखिए। संसद से शुरू हुई सियासी लड़ाई और धक्का मुक्की अब सड़क पर उतर आई। 11 अगस्त को सदन में हुई जिस खींचतान ने लोकतंत्र के मंदिर को शर्मसार किया, अब उसी शर्मनाक वाकये पर रायपुर में देश की 2 सबसे बड़ी पार्टियां आमने सामने हैं। जिस कांग्रेस सांसद फूलोदेवी नेताम और छाया वर्मा पर बीजेपी ने संसद की मर्यादा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1 हफ्ते पहले की घटना को याद कर रो पड़ी। मैं यहाँ पे भाजपा के नेताओं का जिस तरह से छत्तीसगढ़ की बेटियों का अपमान हुआ है, छत्तीसगढ़ की महिलाओं का अपमान हुआ है, मैं कड़े शब्दों से निंदा करती हूँ। लोकसभा के सांसदों ने
जो राज्यसभा के सदस्य भी नहीं हैं, उन लोगों ने आके यहाँ पर प्रेस वार्ता करके हम लोगों को, कांग्रेस पार्टी की हम दोनों सांसदों को बेइज्जती करने का झूठा प्रोपेगेंडा, गलत सलत जानकारी आप लोगों को दिया है, उसका मैं सिरे से खारिज करती हूँ। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर उस घटना की भ्रामक जानकारी देने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने फूलो देवी और छाया वर्मा पर आरोप लगाने वाले छत्तीसगढ़ के बीजेपी सांसदों से भी माफी मांगने को कहा। सभा में छत्तीसगढ़ की 2 महिला सांसदों के साथ पुरुष पार्षदों द्वारा किया गया दुर्व्यवहार मोदी सरकार की मानसिक और बौद्धिक दिवालियेपन को दिखाता है। उधर बीजेपी महिला मोर्चा ने सांसद छाया वर्मा और फूलो देवी नेताम पर छत्तीसगढ़ की महिलाओं की छवि को बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि सदन में सभी को बात रखने का अधिकार है, लेकिन कांग्रेस सांसदों के धक्का मुक्की और मारपीट से लोकतंत्र कलंकित हुआ है। साथ ही ये भी कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताओं के आंसू सिर्फ दिखावे के हैं। विधानसभा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, ये पवित्र सदन है लोकतंत्र का, जिसमें आपको आज़ादी है आपको अपने बात रखने का, अपने पार्टी का पक्ष रखने का, डिबेट करने का। ये तोड़ फोड़ के लिए, धक्का मुक्की के लिए या कोई मारपीट करे तो लोकतंत्र को कलंकित करने वाला है। यहाँ के 2 महिला सांसद वहाँ पर अपना व्यवहार किए, मार्शलों के साथ खींचतान किए। ये छत्तीसगढ़ की बदनामी तो है ही, लेकिन नारी जाति की भी बहुत बड़ी बदनामी है। आरोप प्रत्यारोप के बीच दोनों पार्टियों ने अपने कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतारा, नारेबाजी और पुतला दहन किया। राजनांदगांव में तो कांग्रेस की एक महिला कार्यकर्ता पुतला दहन के दौरान झुलस भी गई। दोनों दलों ने एक दूसरे पर झूठ बोलने और शर्मसार करने के आरोप लगाए, लेकिन सड़क पर इस वार पलटवार के बीच सच्चाई यही है कि 1 हफ्ते पहले देश का उच्च सदन शर्मसार हुआ था। लोकतंत्र में लोगों का विश्वास कायम रखने के लिए उस घटना के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई जरूरी है। रायपुर से सौरभ सिंह परिहार और राजेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। बढ़ते आगे, केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर जानकारी दी है कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल एंड यानी कि DMF के अध्यक्ष कलेक्टर ही होंगे, न कि जिले के प्रभारी मंत्री। इस संबंध में केंद्रीय कोयला एवं खान विभाग की तरफ से जारी आदेश का जल्द क्रियान्वयन किया जाए। बता दें कि इस संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्रीय कोयला खान विभाग को पत्र लिखकर DMF के अध्यक्ष प्रभारी मंत्री को ही बनाए जाने संबंधित संशोधित आदेश जारी करने का अनुरोध किया था। इस पत्र के जवाब में विभाग के मंत्री प्रहलाद जोशी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा है कि DMF के अध्यक्ष कलेक्टर ही होंगे। जिले में खनन प्रभावित क्षेत्रों के चयनित प्रतिनिधियों को DMF के उद्देश्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए देश के सभी खनन प्रभावित जिलों में शासी परिषद के सदस्य के रूप में शामिल किया जाए। इससे DMF के अंतर्गत निधि का सुचारू प्रबंधन सुनिश्चित होगा। तो केंद्रीय कोयला मंत्री ने सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिख करके ये जानकारी दी है कि कलेक्टर ही रहेंगे DMF के अध्यक्ष। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही ये तय किया गया था कि जो जिले के प्रभारी मंत्री हैं उनको ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, और इसके लिए एक पत्र भी लिखा गया था सीएम भूपेश बघेल की तरफ से केंद्र सरकार को और उस पर्टिकुलर विभाग को। लेकिन अब केंद्रीय मंत्री ने सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिख करके ये जानकारी दी है कि जो आदेश है उसी पर आपको अमल करना पड़ेगा। कलेक्टर ही रहेंगे DMF के अध्यक्ष। आपको बता दें, सीएम ने प्रभारी मंत्री को अध्यक्ष बनाने का अनुरोध किया था एक पत्र के जरिए। सदस्य के रूप में ही उस इलाके के जनप्रतिनिधि रहेंगे। ये भी उस पत्र में उल्लेख किया गया है कि कलेक्टर अध्यक्ष रहेंगे और उसके साथ ही जो जनप्रतिनिधि है, प्रदेश प्रभारी रहेंगे उस जिले के, वो भी सदस्य के तौर पर काम कर सकते हैं और हर चीज पर नजर रख सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास रहने वाला है, कौन सी बड़ी खबरें रहने वाली हैं। स्टारजन इस वक्त हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ रहे हैं, तो वहीं भोपाल से जानकारी देने के लिए विवेक हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। विवेक, आज मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास रहने वाला है, बड़ी सियासी हलचल, इसके अलावा दूसरी बड़ी खबरें?
मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण यदि हम बात करें तो केंद्रीय मंत्रियों की जन आशीर्वाद यात्रा मध्य प्रदेश में चल रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा मालवा निमाड़ क्षेत्र में इस वक्त चल रही है। तो आज से वीरेंद्र खटीक जो केंद्रीय मंत्री है वो ग्वालियर से अपनी जन आशीर्वाद यात्रा शुरू करेंगे और सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा कल खरगोन में थी और आज इंदौर पहुंचेगी। तो ये केंद्रीय मंत्री लगातार जो है पिछले 2 से 3 दिन से मध्य प्रदेश में लगातार जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हो रहे हैं और जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं। जो दतिया से भी यूपी के मंत्री बघेल ने जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की थी। तो यात्रा में मध्य प्रदेश में 3 केंद्रीय मंत्री फिलहाल जो है जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हो रहे हैं। दूसरी तरफ में यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जो 4 उपचुनाव है, खंडवा लोकसभा के अलावा 3 विधानसभा उपचुनाव हैं जिनकी तैयारियां जोरों पर है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा उपचुनाव क्षेत्र में दौरे पर है। आज खंडवा में वी.डी. शर्मा महत्वपूर्ण बैठक लेंगे कार्यकर्ताओं की, नेताओं की और फीडबैक भी लेंगे प्रत्याशियों को लेकर, साथ ही चुनावी तैयारियों पर चर्चा करेंगे। हम मुख्यमंत्री की यदि बात करें तो आज मुख्यमंत्री का संभावित दौरा है ग्वालियर क्षेत्र का। बाढ़ को लेकर पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री लगातार सक्रिय हैं और आज हो सकता है कि वो ग्वालियर क्षेत्र में बाढ़ पीड़ित से मुलाकात करें और उनकी समस्याएं सुनें, साथ ही बाढ़ क्षेत्र में क्या अभी तक जनजीवन को सामान्य करने के लिए स्थानीय स्तर पर प्रशासन ने काम किए हैं उसको लेकर अधिकारियों से फीडबैक लेंगे, समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री की ये समीक्षा होगी। कांग्रेस पार्टी भी लगातार जो है उपचुनाव क्षेत्रों को लेकर बैठकें कर रही है, सक्रिय है। कांग्रेस के तमाम नेता इस को लेकर सक्रिय है। तो आज मध्य प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियों में उपचुनाव, जन आशीर्वाद यात्रा और मुख्यमंत्री का दौरा छाया हुआ है। ठीक है विवेक, आप बने रहिए हमारे साथ। स्टार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्टार, आज छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास रहने वाला है, जानकारी दीजिए। देखिए, छत्तीसगढ़ की बात करें तो सबसे पहले आपको बता दूं, लगातार कांग्रेस जो है केंद्र सरकार पर हमला बोलते आ रही है अलग अलग मुद्दों पर, खासकर संसद में जो गतिरोध हुआ था उसको लेकर। आज भी पीसीसी चीफ मोहन मरकाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने जा रहे हैं जिसके माध्यम से फिर वो जानकारी मिली कि सरकार पर कुछ प्रहार करेंगे, आरोप लगाएंगे केंद्र सरकार के ऊपर। तो ये कांग्रेस की तरफ से रहेगा। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के अलग अलग मोर्चाओं की बैठकों का दौर जारी है। आज भी एक बैठक तो नहीं है लेकिन झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ जो बीजेपी की है वो धरना प्रदर्शन करेंगी। उसके माध्यम से वो राज्य सरकार से जो गरीबों के लिए मकान आवंटन की बात है उसकी प्रक्रिया में तेज लाने की बात करेंगे। गरीबों को जो मकान मिलना है केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत या राज्य सरकार की योजनाओं के तहत उसको लेकर वो प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दूं, मौसम विभाग ने एक भारी अलर्ट जारी किया हुआ पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, जिसके तहत आगामी 2 दिनों मतलब आज और कल अलग अलग तारीखों में अलग अलग स्थानों पर हैवी रेनफॉल की चेतावनी भी दी गई है। तो मौसम की चेतावनी के कारण थोड़ा सी जिस प्रकार से कल भी पानी गिरा था तो तापमान में गिरावट आई है। तो पूरे छत्तीसगढ़ में ये स्थिति फिलहाल बनी रहेगी। तो यही कुछ खास खबरें हैं जिसमें लगातार जैसे अपडेट्स आएंगे हम पहुंचाते रहेंगे। बिल्कुल, आप दोनों भी इन तमाम खबरों पर नजर बना के रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो बात करेंगे अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी परिवार सहित यूएई में शरण ले चुके हैं। देश छोड़ने के चौथे दिन देर रात वो पहली बार दुनिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि मैं अगर मुल्क छोड़ता नहीं तो खून खराबा हो जाता। मैं अपने देश में ऐसा होते नहीं देख सकता था, इसलिए मुझे हटना पड़ा। मुझे भी फांसी पर लटका दिया जाता। गनी ने पैसे लेकर भागने के आरोपों पर भी सफाई देते हुए कहा कि मैं देश के पैसे लेकर नहीं आया हूं, ये आरोप बेबुनियाद है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयानों पर गनी ने कहा कि हम तालिबान से बातचीत कर रहे थे लेकिन ये बेनतीजा रही। उन्होंने सेना और अधिकारियों को धन्यवाद भी किया। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने मुल्क लौटना चाहता हूं और इसके लिए हामिद करजई और अब्दुल्ला के संपर्क में बना हुआ हूं। यही लोग तालिबान से बातचीत कर रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से दुनिया को सबसे ज्यादा फिक्र वहां की महिलाओं और लड़कियों की है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन यूनियन समेत 21 देशों ने अफगानिस्तान में महिला सुरक्षा पर गारंटी मांगी है। इन देशों ने एक संयुक्त बयान जारी किया है और कहा कि बीते 20 साल में महिलाओं और बेटियों के अधिकारों की रक्षा की गई है। उन्हें पढ़ाई और रोजगार की पूरी आजादी थी। अब इस बात की गारंटी मिलनी चाहिए कि नई सरकार इन्हें जारी रखेगी। जिन देशों ने इस बयान पर दस्तखत किए हैं उनमें अमेरिका और ब्रिटेन के अलावा अल्बानिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चिली, कोलंबिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ ही कई छोटे बड़े देश शामिल हैं।
अफगानिस्तान में बने तालिबान संकट के चलते अब इसका असर व्यापार पर भी पड़ रहा है। भारत में अफगानिस्तान से भी ड्राई फ्रूट्स आते हैं, लेकिन फिलहाल अफगानिस्तान से आने वाले स्टॉक अटक गए हैं। ये स्थिति तब है जब त्योहारी सीजन नजदीक है। अफगानिस्तान संकट के चलते दिल्ली होते हुए इंदौर से आने वाले 6 तरह के ड्राई फ्रूट्स के कंटेनर अटक गए हैं। वहीं 2 महीने में इसके दाम भी 30% बढ़ गए हैं। इनमें अंजीर, मुनक्का, किशमिश, जर्दालू, पिस्ता आदि शामिल है। हालांकि इंदौर के सियागंज बाजार में केवल 1 सप्ताह का ही स्टॉक बचा हुआ है। ऊपर से मुहर्रम और रक्षाबंधन के त्योहार में ड्राई फ्रूट्स की डिमांड ज्यादा रहती है। ऐसे में ग्राहकों को परेशानी हो सकती है। अभी जो नई प्रॉब्लम्स हुई है अफगानिस्तान के कारण, जो माल हमारे पास नहीं पहुंच पा रहे हैं इंदौर में और इंडिया में, तो उसके कारण ड्राई फ्रूट्स के लगभग सभी बाजार तेज हैं। मनेंद्रगढ़ इलाके में विशाल बोरा नदी में आई बाढ़ के कारण फंसे 4 बच्चों का रेस्क्यू कर लिया गया है। चारों बच्चों को सही सलामत बाहर आने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। मनेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन के पास बहने वाली अंशु, प्रियांशु, लक्ष्य और अरिहंत नाम के 4 बच्चे नदी में नहाने के लिए गए थे। अचानक तेज बारिश होने लगी और नदी का जलस्तर भी बढ़ गया। नदी का बढ़ता जलस्तर देख बच्चे अपनी जान बचाने के लिए एक बड़ी चट्टान के ऊपर चढ़ गए, लेकिन नदी का पानी जब चट्टान को भी छूने लगा तो बच्चों ने मदद की गुहार लगाई। आसपास के सैकड़ों लोग मौके पर पहुंचे और एसडीएम के अलावा प्रशासन की टीम भी बचाव के लिए पहुंची। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद चारों बच्चों को सही सलामत बाहर निकाला गया। बच्चों की 2 साइकिल और सभी कपड़े नदी में बह गए। मध्य प्रदेश के आधे से ज्यादा इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ के बाद तबाही का मंजर है। हजारों घर मिट्टी का ढेर बन गए हैं तो सैकड़ों किलोमीटर सड़कें गड्ढों में तब्दील होकर जर्जर हो गई हैं। बड़ी संख्या में पुल पुलियों के निशान ही नहीं बचे हैं। ऐसे में सड़कों और पुल पुलियों की नए सिरे से अब मरम्मत की तैयारी है, लेकिन इस पर भी सियासत शुरू हो गई है। देखिए। मध्य प्रदेश में हुई भारी बारिश ने जहां घर गृहस्थी से लेकर जान माल को तबाह किया, वहीं सड़कों और पुल पुलियों का नक्शा भी बदल कर रख दिया। आलम यह है कि 300 से ज्यादा छोटे बड़े पुल ध्वस्त और तहस नहस हो गए। 471 किलोमीटर की सड़कें तबाह हो गईं। अब मरम्मत पर 400 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। सबसे ज्यादा नुकसान भोपाल संभाग के विदिशा समेत 10 जिलों में हुआ है। विदिशा राजगढ़ सड़क जर्जर हो गई है। नेशनल हाईवे को भी नुकसान पहुंचा है। मरम्मत के लिए 18 करोड़ रुपए चाहिए। इसी तरह भिंड में 44.35 किलोमीटर सड़क खराब हो गई। श्योपुर में 24.61 किलोमीटर, दतिया में 25.20 किलोमीटर सड़कें खराब हुई। अशोकनगर में 13.30 किलोमीटर, मुरैना में 16.90 किलोमीटर सड़क तहस नहस हो गई। वहीं ग्वालियर में 117.77 और शिवपुरी में 96.6 किलोमीटर सड़कों को बेहद नुकसान पहुंचा। विदिशा में 38.5 और गुना में 4.95 किलोमीटर सड़कें चलने लायक नहीं बची हैं। ये हाल तब है जब आधा प्रदेश अब भी सूखा है। सरकार सड़कों और पुलों की हालत को लेकर कमेटी बना रही है। पीडब्ल्यूडी ने सरकार से बचत मद से 161 करोड़ की मांग की है। केंद्र दल से मेरी बात हुई और शाम को सीएम साहब से उनकी मुलाकात हुई है। मध्य प्रदेश सरकार मदद करेगी। जब केंद्र का बात आती है, केंद्र भी पूरी तरह से मध्य प्रदेश सरकार की मदद करेंगे। ग्वालियर चंबल में हुई बारिश के चलते न सिर्फ सड़कें टूटी हैं, बल्कि पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट में सरकार को बताया गया है कि 23 बड़े और 293 छोटे पुलों को भी नुकसान हुआ है। 7 बड़े पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। सड़कों में ज्यादा नुकसान मुख्य जिला मार्ग को हुआ है। ये कुल क्षतिग्रस्त सड़कों का 70% है। ग्वालियर चंबल में हुई तबाही के बाद भी अब तक राहत नहीं पहुंचने का आरोप अब कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है। आज ही मालूम पड़ा है समाचार पत्रों के माध्यम से कि इस 10 दिन की बारिश में 300 पुल बहे हैं, जिसमें सर्वाधिक ग्वालियर के हैं। 400 से अधिक किलोमीटर सड़कें और नेशनल हाईवे ध्वस्त हो गए हैं। मैं सोचता हूँ कि नेहरू जी ने नहीं बनाए थे, ये इन 15-17 सालों की ही उपलब्धियाँ थी जो आज गड्ढों में और मिट्टी में तब्दील हो गई, धूल धूसरित हो गई है। सरकार के दावों की पोल बाढ़ उतरने के बाद खुलने लगी है।
पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सरकार से मांग की है कि ग्वालियर चंबल की बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा मानकर स्पेशल पैकेज देना चाहिए, ताकि ग्वालियर चंबल का बाढ़ प्रभावित इलाका फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सके। नवीन कुमार सिंह, IBC 24 भोपाल। ग्वालियर में अब तक 1000 बिस्तर का अस्पताल बनकर तैयार भी नहीं हुआ है, लेकिन उस पर सियासत के साथ साथ अब जमकर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। ये आरोप लगाने वाले कोई और नहीं बल्कि उस अस्पताल के निर्माण और देखरेख में लगे इंजीनियर हैं। प्रोजेक्ट इंजीनियर ने 3 करोड़ 85 लाख रुपए से अधिक के घोटाले का आरोप लगाया है। इन शिकायतों की जांच चीफ इंजीनियर ने की और जांच रिपोर्ट में ज्यादातर शिकायतों को झूठी बताते हुए जवाब शासन को भेज दिया है। इतना ही नहीं, ठेकेदार के कामों को सही बताते हुए उसे ज्यादातर मामलों में क्लीन चिट दी गई है। और अपने ध्यानाकर्षण के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते थे कि ग्वालियर में बन रहे 1000 बिस्तर के अस्पताल में किस प्रकार घोटाला हुआ है, क्या क्या घोटाला हुआ है, अधिकारियों ने किस तरह ठेकेदार को लाभ पहुंचाया है, और ये सब चीज जनता के सामने आए। अब ये आरोप प्रत्यारोप जो लगे हैं, इससे हमारे बात का लेना देना नहीं कि हमें वही नहीं हुआ, हैंड ओवर नहीं हुआ। जब ये बड़े विभाग हैं जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट से कंप्लीट करके इंस्पेक्शन होकर हमें मिलेगा तो हम उसमें अपनी व्यवस्था चालू करें। साथ की बड़ी बात पे फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।